हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ किए थे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर या राजस्थान लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए थे। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू और कुछ क्वेश्चन यूएसआई या नेट में पूछे गए उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया था जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले से रिलेटेड थे। जो लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था नाभिक का द्रव बूंद मॉडल, जिसके आधार पे हमने सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला या अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र को डिराइव किया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है शेल मॉडल। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है उसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे और आज जो हम पढ़ेंगे उससे आगे शेल मॉडल, नाभिक का ही शेल मॉडल आज जो हम पढ़ेंगे उसमें लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है उसकी क्या कमियां रहीं, क्या फेलियर्स रहे, उनको डिस्कस करते हुए आज हम शेल मॉडल को पढ़ेंगे। तो देखो यह है शेल मॉडल या नाभिक के शेल मॉडल के प्रमाण। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो जो है ना जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसकी कमियां बताई गई हैं। तो ये आप इस टॉपिक को जो है ना ऐसे कर सकते हो कि द्रव बूंद मॉडल की कमियां या द्रव बूंद मॉडल की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल या द्रव बूंद मॉडल में क्या कमियां रहीं कि द्रव बूंद मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल नाभिक के सभी न्यूक्लियनों के सामूहिक व्यवहार की विवेचना करता है। सभी जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो सामूहिक व्यवहार कैसा है, एक मतलब न्यूक्लियस कैसे बिहेव करेगा उसी के बारे में बताता है। हाँ, सामूहिक व्यवहार की विवेचना करता है, अकेले न्यूक्लियन के बारे में कुछ नहीं बताता है। मतलब जो सिंगल जो न्यूक्लियन है, मतलब नाभिक, इस पूरे नाभिक के बारे में तो बताता है लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो कैसे बिहेव करेंगे उनके बारे में मतलब लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है वो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करता है। यह मॉडल उन नाभिकों के स्थायित्व को भी समझाने में, मतलब ये जो मॉडल है उन नाभिकों के स्थायित्व को भी समझाने में असफल रहा कि जिनमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो मैजिक नंबर है, मतलब 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 के बराबर होती है और इन्हें हम मैजिक नंबर कहते हैं। मतलब लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है इस बात को भी मतलब समझाने में असफल रहा कि जिन नाभिकों की जो द्रव्यमान संख्या है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 जो होती है ना वो हाईली स्टेबल क्यों होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि यही क्यों होते हैं, मतलब इनके पास ऐसा क्या है कि जो मैजिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो जो लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है उसको व्याख्या करने में जो है असफल रहा। ये नाभिक अत्यधिक स्थायी होते हैं, ये हमने अभी बताया आपको, जो जिनके पास मैजिक नंबर होता है ना वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो ये तो जो था अभी तक ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल की लिमिटेशन थी या कमियां थी। तो आप टॉपिक को चेंज कर लेना कि मतलब नाभिक के द्रव बूंद मॉडल की कमियां। इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जब फेल हो गया, हालांकि बहुत चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन भी कर पाया लेकिन उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ लिमिटेशंस थी जिनको लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब जो है शेल मॉडल के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं, कुछ फैक्ट एविडेंस हैं। नाभिक के शेल मॉडल के प्रमाण निम्न हैं। तो ये नाभिक के जो शेल मॉडल है उसके कुछ एविडेंस हैं। उसमें पहला जो है ये है कि नाभिक में जो न्यूक्लियन है युग्म के रूप में रहते हैं, मतलब पेयर के रूप में रहते हैं, जिस कारण एकल न्यूक्लियन की तुलना में न्यूक्लियन युग्म निकालना ज़्यादा आसान रहता है। देखो इससे हम अल्फा कणों, जैसे अल्फा कणों का उत्सर्जन, ये ऐसे कह रहा है कि जैसे कोई नाभिक जो न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये क्या होते हैं, पेयर के रूप में रहते हैं।
इससे क्या होता है कि आपको एकल न्यूक्लियन निकालना है, जैसे एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन निकालना है, वो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि ये पेयर के रूप में रहेंगे। बजाय जैसे कोई न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों है और एक पेयर को आप निकालोगे ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब इसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, केवल सिंगल आप न्यूक्लियंस को निकालते हो तो ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका जो जीता जागता उदाहरण जो है वो अल्फा कणों का उत्सर्जन है। 2He4 नाभिक, या इसको ऐसे बोलते हैं, कई बार बच्चे ये तो सुना होता है कि अल्फा कण, लेकिन अल्फा कण होता क्या है ये नहीं पता होता है। जैसे अल्फा कण जो होता है, जैसे ये हीलियम का नाभिक देखो, हीलियम है, हीलियम देखो, हीलियम ये जो नाभिक है इसमें 2 तो प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। और हीलियम जो होता है ना, इसकी जैसे इलेक्ट्रॉन भी 2 ही रहेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो ये हीलियम का परमाणु है, हीलियम का क्या है, परमाणु है। अगर मैं इस जो ये कक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल लूँ तो ये जो ये जो हीलियम जो है वो क्या बन जाएगा, 2He4 या +2। ये जो है ना हीलियम का नाभिक कहें या 2He4 हीलियम +2 जो आयन है उसको हम अल्फा कण कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो ये तो अल्फा कण के बारे में था थोड़ा सा। इससे नेक्स्ट जो है ये हमने बताया कि न्यूक्लियन जो होते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं, जिस कारण एकल न्यूक्लियन की तुलना में न्यूक्लियन युग्म जो निकालना है वो ज़्यादा इजी रहता है। ये न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में पहला एविडेंस है। दूसरा एविडेंस ये है कि ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या Z और न्यूट्रॉन्स की संख्या N दोनों सम होती हैं, इनमें NN PP युग्म बनने के कारण प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन युग्म इसमें पेयर बन जाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, ये सर्वाधिक स्थायी होते हैं। और जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या Z और न्यूट्रॉन की संख्या N दोनों भी सम है, तो इसमें प्रकृति में सबसे कम पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं बन पाते हैं, वही पेयर नहीं बन पाते हैं। तो ये शेल मॉडल का जो है ये सेकंड एविडेंस है। थर्ड एविडेंस ये है कि वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, मैजिक नंबर होती है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो तो बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हो जाएंगे। और मैजिक नंबर कौन से हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ऐसे होते हैं। तो ऐसे नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये सेल मॉडल का तीसरा एविडेंस हो गया। और सेल मॉडल का जो अंतिम जो एविडेंस है कि मैजिक संख्या वाले नाभिकों की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो ना अन्य नाभिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये पाया गया कि जो जिनके पास मैजिक नंबर है, जैसे चाहे 2He4 ही हो, हीलियम नाभिक ही हो, अब इसको आपको ना एक न्यूक्लियन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बजाय जैसे 1H2 है आपके पास, 1H1 है, इसमें एक न्यूक्लियन निकालो, इसमें एक न्यूक्लियन। तो इनमें से न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ना वो रात दिन का होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो ये मैजिक नंबर के पक्ष में कुछ प्रमाण थे जिन्हें हमने अभी अभी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब देखो, अब नाभिकीय सेल मॉडल क्या है, अब हम करेंगे डिस्कस नाभिकीय सेल मॉडल क्या है। अब देखो, नाभिकीय जो सेल मॉडल्स हैं उसकी कुछ अजम्पशंस हैं। तो वो नाभिकीय सेल मॉडल निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है, मतलब ये कुछ परिकल्पनाएं की गई। हालांकि जो न्यूक्लियर जो सेल मॉडल है आपके बीएससी पार्ट 3rd ईयर में पूरा नहीं है, न्यूक्लियर फिजिक्स एमएससी फाइनल में पूरा आपको मिलता है, इसमें न्यूक्लियर सेल मॉडल भी पूरा, उसके बाद में कलेक्टिव मॉडल। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ से यहाँ पे नहीं दे रखा है, कुछ अजम्पशन है बस यहीं पे इसका, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है।
तो नाभिक के जो सेल मॉडल है इसकी कुछ अजम्पशन ही है आपके सिलेबस में, उससे आगे नहीं है कहने का मतलब। तो देखो इसकी कुछ नाभिक के जो सेल मॉडल है निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। अब वो परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं देखो ध्यान से। नाभिक में न्यूक्लियॉन्स है उपकोष में स्थित होते हैं। जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न उपकोषों में स्थित होते हैं। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे एटम में क्या होता है, जैसे ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया ना, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या किस में होता है, परमाणु में होता है। नाभिकीय सेल मॉडल ये कहता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो भी परमाणु की तरह ही उपकोषों में स्थित होते हैं, कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी उपकोष होते हैं ऐसे अंदर, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे जाते हैं, और जो इसमें जो परमाणु में जो उपकोष होते हैं ना इनमें क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये नाभिक आपका, ये नाभिक आपका, नाभिक में उपकोष होते हैं, विभिन्न कोष होते हैं, जैसे परमाणु में होते हैं ना, तो इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फिल किया जाता है, और ठीक वैसे ही फिल किया जाता है जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा। यहाँ पे शेल कन्फिगरेशन उसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन को मतलब फिल करने का, जो अभी आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, हालांकि एमएससी फाइनल न्यूक्लियर फिजिक्स में है वो भी। तो ये कहता है कि जो प्रत्येक कोष में न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन, हाँ, नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उपकोष में स्थित होते हैं, मतलब उपकोष होते हैं जिस प्रकार के परमाणु, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न उपकोषों में स्थित है, ठीक वैसा ही होता है मतलब स्ट्रक्चर इसके अंदर भी। अब देखो वहाँ पे उपकोषों की जो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो आपने वहाँ पे 2n² पढ़ा होगा कि एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। तो पहले में 2 भरे जा सकते हैं, दूसरे में n की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 भरे जाएंगे, फिर तीसरे में 14 कुछ ऐसे, n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 18, हाँ तीसरे में 18 भरे जाएंगे। वहाँ पे 2n² मतलब एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं, तो वहाँ पे नियम था 2n² का। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरे जाएंगे कि प्रत्येक कोष में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की अधिकतम संख्या जो है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब कोष पूरी तरह से भर जाते हैं तब नाभिक क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। वही परमाणु वाली बात है कि वहाँ पे तो प्रत्येक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2n², लेकिन यहाँ पे क्या कैसे भरे जाएंगे, प्रत्येक जो उपकोष में उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है, पहला जो उपकोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 20, चौथे में 28, पाँचवें में 50, छठे में 182, ऐसे मतलब भरते जाएंगे। ये जब आप डीपली न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ोगे एमएससी फाइनल में, वहाँ पे पढ़ोगे आप। तो 2 बात हो गई कि जो प्रत्येक जो कोष में है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अधिकतम जो संख्या है वो मैजिक नंबर के बराबर हो सकती है। जब कोष पूरी तरह से भर जाएगा तो नाभिक क्या होगा, स्थायी होता है। ये लास्ट जो बात है कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन जो होता है एक निश्चित कक्षा में केंद्रीय विभव मतलब सेंट्रल पोटेंशियल होता है के प्रभाव में गति करता है। मतलब जैसे ये सेंट्रल पोटेंशियल है, इसके प्रभाव में जो है ना प्रत्येक न्यूक्लियॉन जो है ना इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे गति करेगा। मतलब कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना जो उसको मतलब बांधे रखेगा किसी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, कि प्रत्येक जो न्यूक्लियॉन है वो एक निश्चित कक्षा में केंद्रीय विभव के प्रभाव में क्या करता है, गति करता है। ये इसकी तीसरी अभिग्रहित है, सॉरी यहाँ पे चौथी अभिग्रहित भी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चौथी जो अभिग्रहित है ये एक साथ यहाँ पे लिखी गई गलती से। चौथी जो अभिग्रहित है वो ये है कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन में स्पिन कोणीय संवेग जो होता है वो h×s+1 व कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है h×l_l+1 होता है। ये इसकी चौथी अभिग्रहित हो गई। तो इन अभिग्रहितों के आधार पे क्या हुआ, न्यूक्लियर जो सेल मॉडल है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये तो था फ्रेंड्स न्यूक्लियर सेल मॉडल, और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो लगभग कंप्लीट है। इसका एक टॉपिक जो है रह गया था वो है हाफ स्टैडर एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
और हम सर्च कर रहे हैं कि ताकि कुछ MCQs मिल जाएं, जिससे ताकि साथ के साथ उनको भी डिस्कस कर सकें, जिससे आप मतलब टॉपिक को एनालाइज कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।